जब इसको मार्केट किया गया ना कि आप प्रो बनो, तो ये स्टेटस सिंबल हो गया। जब एक था तो इसकी वॉल्यूम बहुत बड़ी थी, परमाणु बम की थी। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 25 हो गए। 2 साल बाद ना मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। एक शो में 30 प्रो कार्ड मिल रहे हैं, साल में 2 शो हो रहे हैं, 40-50 हर साल प्रो बन रहे हैं। 1-2 साल के बाद आपको टोटल ये भी नहीं पता होगा कितने एथलीट एक कैटेगरी के प्रो हैं, उनके नाम क्या आप अभी भी नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो बॉडीलाइन पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, फिटेस्ट इंडियन कॉप, फिटनेस सेंसेशन, हमारे रोडीज X4 के राउडी, एक बहुत ही फेमस कोच, बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर, फिटनेस एंट्रेप्रेन्योर मिस्टर रूबल धनखड़। तो रूबल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुत एपिसोड बहुत में। शुक्रिया। पर इतने सारी गिनवा दी है तो मैंने भी नहीं सोची थी। भाई साहब, मैंने तो कम गिनवाए हैं। मैं अगर जोड़ना शुरू करूं तो पूरा दिन हमारा इस आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आप जहाँ पे हैं और आपने जो इतना अचीव किया है, काम किए हैं इतने सारे, वो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जर्नी है, अभी भी चल ही रही है। रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ गिरता हूँ, रोज़ संभलता हूँ, रोज़ चलता हूँ। तो रूबल भाई, आपकी इस जर्नी के बारे में आज बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सीखना है आपसे और बहुत कुछ बताना भी है आपको। जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ रूबल भाई, अभी बहुत गरम हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। हमारे बहुत रेस्पेक्टेड गुरुजी हैं, मुकेश जी, हमारे बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम सेंसेशन हैं तरुण भाई। तो ये क्या सब चल रहा है, आपका क्या विचार है इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए, इस पे ना मैंने एक वीडियो कवर की हुई, एक नहीं मैंने 3 वीडियो कवर की हुई है। और मैंने किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं की हुई क्या सही है क्या गलत है। मेरी नज़रों में क्या सही है मैंने वो बताया। तो मैंने उस वीडियो में यही रखा था कि भाई एक एथलीट के लिए आप क्या सोचते हो। तो जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी खेला हुआ हूँ, अब मैं किसी और की बात क्यों करूँ जब मैंने सारी चीज़ें खुद देखी है। मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि कितनी फीस जाती है। मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि बैक स्टेज पे क्या होता है। मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि जजिंग कैसे होती है। तो सारी चीज़ों से मैं खुद निकला हूँ। तो मुझे पता है कि एक एथलीट को जो पैसे खर्च करके आ रहा है, पैसे सिर्फ फीस में नहीं लगते, डाइट है, सप्लीमेंट है, कोचिंग है, फैमिली ट्रबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बावजूद जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मेरा स्टैंड इस पे ये है, मैंने अपनी वीडियो में भी रखा था कि भाई एक एथलीट जब लाखों रुपए खर्च करता है तो जब जीतने पे उसे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अवार्ड ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर उसे थोड़ा बहुत पैसा मिले तो कुछ रिकवरी तो हो। दूसरा, एक बार वैसे कहा जाता है कि ये एशिया का नंबर 1 शो है। हम मानेंगे बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, लेकिन जब इसी शो में जीतने के बाद वो एक टाइटल जीतता है, प्रो बनता है, IFBB प्रो टाइटल लेता है, उसके बाद वो खुद उसी शो को देखने के लिए लाइन में लगा हुआ है, टिकट खरीद रहा है। यानी कि जिस फैकल्टी में आप पढ़ रहे हो और उसमें टॉप करते हो, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं है एक किस्म से, तो वो नंबर 1 कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, कि कुछ ऐसा सेमिनार क्यों नहीं हो रहा है जिसमें हमारे सारे इन प्रो एथलीट की हेल्प हो। उसके अलावा हम यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं, अपना इंडियन करेंसी, वैसे ही हमारी करेंसी जो है डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर है, तो हम यहाँ से अपनी करेंसी बहुत मोटे अमाउंट में बाहर भेज रहे हैं। जबकि ये हमारा खेल नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम। तो मतलब अपना ही देश को खोखला करा जा रहा है अंदर से धीरे धीरे। खोखला नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर की पसंद करते हैं। ये गेम हमारा नहीं है। अगर आप देखो तो हमारे जो पुराने हमारे कल्चरल गेम जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं। हॉकी आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर लीग्स ना हो तो ये भी, कुश्ती हो गया, कुश्ती कर रहा हूँ, ये कबड्डी, तो ये लीग की वजह से उभर रहे हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग हमारा नहीं है। और ये भी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, ये भी बहुत समय से नहीं है। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग है, हम ऐसी फेडरेशन यहाँ क्यों नहीं डेवलप कर सकते कि उसको हाइप हम दे। क्या होता है ना, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो इतना क्राउड हमारा जुड़ा हुआ है कि हमारी जो BCCI है वो इतना पैसा कमाती है, उससे दूसरे देश को भी कमा के दे रही है। जब हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम दुनिया में टॉप पे हैं, तो उस जनसंख्या को बुना के हम अपने देश में क्यों नहीं इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा। ऑर्गेनाइजेशन तो बनी हुई है ऑलरेडी, जैसे IBBF, IFBB, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो बनी हुई है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो इंडियन थी, वो पहली बात तो इंडियन फेडरेशन रिकॉग्नाइज नहीं है अभी, उनका टाई अप नहीं है, पता नहीं है, खत्म हो गया। और जो ये है, ये प्राइवेट फेडरेशन है। पर बहुत सारे मिस्टर वर्ल्ड बने घूम रहे हैं, तो फिर जब तो आप शो कराओ एक प्रो बॉडी लाइन से, मिस्टर जयपुर बनाओ, फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया कराओ, उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड बना दो, बन जाएंगे। तो ऐसे ही हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेले के नीचे ये बॉडी बिल्डिंग बड़ा हो, और इसमें जो खेलने आए उनके साथ साथ उनकी फैमिली सर्वाइव ना करे।
तो कुछ ऐसा हो कि उन्हें इनकम ऑफ सोर्स मिले, स्पॉन्सरशिप हो। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई शो खेलने आते हैं स्पॉन्सरशिप तो मिलती है, लेकिन अगर एक ऑलरेडी एथलीट के पास स्पॉन्सरशिप है, मान लीजिए आप खेलने जा रहे हो और आपके पास पहले से ही स्पॉन्सरशिप है किसी एक्स ब्रांड की, अब वहाँ पे भी मिल रही है, आप जीत गए, लेकिन वो देंगे नहीं क्योंकि आप पहले से टाई अप है आपका। तो ये भी होता है। तो आपको नहीं लगता है जितनी लाइन बोलने में आसान है कि इस सारी जो ये अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए या फिटनेस से जुड़े हुए एग्जीबिशंस और शोज़ हो रहे हैं, जितना आसान है ये कहना कि इनको एक छत के नीचे ले आते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, उतना ही करने में ये मुश्किल है? तो जो चीज़ आसान है उसे करना ही क्यों है? फिर तो घर ही ना बैठ जाए भाई, घर से निकलना मुश्किल है। अभी देखो, जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो शुरुआत में आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देखो, आपको पता है इंडिया में फुटबॉल पहले आया क्रिकेट से, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फुटबॉल पहले खेला गया है और फुटबॉल भी उन्हीं का गेम है जिनका क्रिकेट है, लेकिन फुटबॉल इंडिया में हाइप नहीं पकड़ पाया बिकॉज ऑफ पब्लिक को पसंद नहीं है। इंडिया में क्रिकेट में बहुत पैसा कब आया? 2004, 5, 6, 7 के बाद आया, जब यहाँ पे T20 लीग होनी शुरू हुई। उससे पहले क्रिकेटर्स के पास भी पैसा नहीं था स्पॉन्सरशिप के अलावा। तो टाइम लगता है हर चीज़ में। अभी अगर मैं देखूँ, मैं अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मेरा विज़न क्या है उसको लेके, या तो मैं मनी मेकिंग हूँ या मैं विज़न लेके चलूँ। अगर मेरे विज़न के साथ मनी मेकिंग भी हो रहा है तो क्या गलत है? अगर मैं देखता हूँ कि स्पोर्ट्स को, अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर कोई एक्सपो ओनर है या एक्सपो करा रहे हैं, अगर वो ये देखें कि कितने लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं एक कैटेगरी में, अगर एक फैकल्टी में एक पेपर में आप टॉप कर रहे हो और आपको अगले साल से फिर आके एग्जाम देना पड़ रहा है, तो वो कहीं मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना। दूसरी चीज, आपको एक मेन शो खेलना है, उससे पहले एक जूनियर शो खेलना है, रीजनल में आप गोल्ड जीत रहे हो, वहां पैसे दे रहे हो, उसके बाद आप मेन शो में जा रहे हो, वहां पैसे दे रहे हो, वहां गोल्ड जीत रहे हो। अगेंस्ट में क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। मेरा मेन, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरा मेन सवाल तो यही था कि जैसे अभी जो रिसेंट हाल ही में ये इवेंट्स हुए बैक टू बैक और इतने बड़े एक्सपोज हुए, इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए इनके साथ, तो मैंने तरुण भाई का नाम लिया, उन्होंने तो अगेंस्ट में ही बोला इनके कि ये गलत हो रहा है। जो लाइन एग्जैक्टली आपने बोली कि पहले आप रीजनल शोज़ खेलो, वहाँ पैसा दो, फिर आप वो क्वालिफाई करके नेशनल शो में या जो प्रो शो हो रहे हैं उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप फिर से पैसा दो, बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है। तो सपोर्ट में एक तरफ इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं और अगेंस्ट में भी कुछ नाम तो बोल ही रहे हैं, तो आपका इस पे टोटल आपका क्या कॉल है कि इनमें से क्या चीज़, कौन लोग सही की तरफ हैं, कौन लोग थोड़ा इसको है ना अपने हिसाब से पका रहे हैं? ऐसा होता है ना, हर एक बात पे ना उसी के पक्ष में भी लोग होते हैं, उसी के विपक्ष में भी होते हैं। आपका क्या टेक है? मेरा टेक क्या है कि अगर मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, ये मुझे अच्छी लग रही है, ये किसी को ख़राब भी लग सकती है, ज़रूरी तो नहीं सबकी पसंद एक जैसी हो। मैंने ये पूरी जो पीछे कन्वर्सेशन बताई है वो उसी में बताई है कि मैं एक एज एन एथलीट जो सोचता हूँ, कहीं कहीं वो तरुण की बात सही है, उसकी बात से जस्टिफाई लोग क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि वो ऐसे एक जगह पे खड़े होते हैं, उसके बाद उस जगह से बैठ जाते हैं, फिर दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं, तो उसमें जस्टिफाई नहीं होता। मतलब कि एक बार वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी और वे में, और फिर वो आके दूसरी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा मिसमैच हो जाता है, इसलिए पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, ये वर्जन सही है या ये वर्जन सही है। बात वो भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एथलीट को क्या मिल रहा है और फेडरेशन को क्या करना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, और किस तरीके से पब्लिकली, मतलब देखो एक एथलीट खेलने जा रहा है, उसके साथ खाली अकेला तो नहीं एथलीट, उसकी फैमिली भी हो सकती है। खुदा ना खास्ता उस एथलीट के साथ कोई हादसा हो जाए, तो मैंने एक बात रखी छोटी सी कि क्या ये इंश्योर्ड है? आप यहाँ से घर से बाहर निकल के ट्रैवल करने जाते हो, फ्लाइट पकड़ते हो, आप उसमें देखना आपका इंश्योरेंस होता है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, इंश्योरेंस होता है, मैंडेटरी इंश्योर्ड है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा पेंच है कि आपने पानी छोड़ा हुआ है, नमक छोड़ा हुआ है, जबकि इस गेम में ये बहुत हार्श रियलिटी है। क्या यहाँ पे कहीं ऐसी कॉल है कि आपने 200 रुपये चार्ज, 25,000 रुपये तो है ना मिनिमम, फ्लाइट से भी महंगा ही है, तो कहीं ऐसा क्लोज है कि कुछ हो जाए ऑन स्टेज तो कुछ इंश्योरेंस फैमिली को दुख में ऐसा हो? ये भी नहीं है। इसके अलावा एक देखो, हम कोई भी चीज़ को मार्केट करते हैं तो हमारा मार्केट करने का तरीका होता है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। क्या सच में सबसे बेस्ट है? मैं जितने प्रोज एथलीट को दोस्त हैं मेरे,
मैं बहुत सारे लोगों से टच में हूँ। अगर आप उनका इंटरव्यू लेके ये बोलोगे ना कि आप इससे पैसे कमा रहे हो, उनका जवाब होगा नहीं। इसके अराउंड आप पैसे कमा रहे हो, उसका उनका जवाब होगा यस। जब आप उसके अराउंड ऑलरेडी पैसे कमा सकते हो तो आपको कम्पीट करके क्या मिल रहा है? स्टेटस के लिए। और उस स्टेटस से आप करेंगे क्या भविष्य? तो ये प्रो बनने की इतनी होड़ क्यों है हमारे जो ये यंगस्टर्स हैं, ये जो अपकमिंग एथलीट्स हैं उनमें? देखो, कोई भी चीज़ हाइप पकड़ते ना। आप दिल्ली से हैं वैसे, आपने जेबीटी का नाम सुना है? एक टाइम में जेबीटी होती थी दिल्ली में, है ना। शादी भी बहुत जल्दी होती थी, जेबीटी कर लो तो लाइफ सेट। एक दौर ऐसा आया कि बीसीए और एमसीए के पीछे दुनिया भागी। एक दौर चल रहा है इंजीनियरिंग का, तो भेड़ चाल है। जब इसको मार्केट किया गया ना कि आप प्रो बनो, तो ये स्टेटस सिंबल हो गया इंडिया में। जब एक था तो इसकी वॉल्यूम बहुत बड़ी थी, परमाणु बम की तरह। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 25 हो गए। 2 साल बाद ना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, एक शो में 30 प्रो कार्ड मिल रहे हैं। साल में 2 शो हो रहे हैं, 40-50 हर साल प्रो बन रहे हैं। 1-2 साल के बाद आपको टोटल ये भी नहीं पता होगा कितने एथलीट एक कैटेगरी के प्रो हैं, उनके नाम क्या क्या है, आप अभी भी नहीं जानते होंगे। तो ऐसा कुछ रीज़न तो होगा कि वो मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ उनके दिमाग में बना दिया कि भाई प्रो बन गए, इसके बाद तो तुम्हारी लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ जब दूर होती है, एक कहावत है मृग मिर्ची का, दूर होती है तो बहुत सुनहरी दिखती है, जब भाग के पास में आते हो तो अरे कुछ भी नहीं है, इसके लिए दुखी हो रहे थे। तो सामने वाले की घास हमेशा हरी दिखती है ज़्यादा। हाँ, वही मज़ा आता है कि उसकी वाली खा लूँ तो अपनी तो है ही मेरे अपने पास। तो है ही। पर एक मेरा और सवाल है, इस जो आपने इतनी सारी मुझे इंसाइट्स बताई शोज़ के बारे में और एक्सपोज के बारे में, जो आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना सारा पैसा खर्च किया, अपनी हेल्थ को स्टेक पे लगाया, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टेक पे लगाया, और आपको एक प्रो कार्ड मिल भी गया, फिर उसके बाद क्या? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टेटस आपको ना एजुकेटेड बना सकता है, ना आपको अर्न करके दे सकता है। कमाना फिर भी आप नहीं है। मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं करता हूँ। मैंने साइड में मेहनत करके सालों लगा के प्रो कार्ड ले लिया, फिर भी प्रो कार्ड के पैसे और देने पड़ेंगे मुझे हर साल रिन्यू कराने के लिए। ठीक है, $250 के आसपास समथिंग, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। तो उल्टा खर्च करना पड़ रहा है मुझे। अब मैं इंडियन में शो भी नहीं खेल सकता, मैं शो को प्रमोट भी नहीं कर सकता। 2 इनकम तो ये बंद हो गई। अगर मेरी बॉडी अच्छी होती, किसी भी एथलीट की अच्छी हो, चलो मेरी नहीं है, वो कम से कम रीजनल जो शो होते हैं 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए कमा सकता था अगर वो अच्छा एथलीट है। वो भी बंद हो गए। स्पॉन्सरशिप लेके किसी शो को प्रमोट कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। प्रो कार्ड की 1 साल की फीस आपको भरनी है। प्रो शो खेलने हैं तो उसके लिए अलग से आपको प्रेप करो, तैयारी करो, टिकट विकेट, जिस चीज़ से आप पैसे कमा रहे थे फिर भी उसी चीज़ से कमाने हैं। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास हुनर है किसी चीज़ को कैश करने का, तो आप उससे एक एक्स्ट्रा स्टेप उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी खुद से मेहनत करके। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ही आज भी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिनके पैर अभी एक सर्जरी के बाद पैर काटना पड़ा, फ्लेक्स व्हीलर। अब उनके पास उस टाइम पे अपनी सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, तो वो भी एक कमाल के बॉडी बिल्डर रहे हैं। कितने शो जीते हैं, कितने शो में रनर अप रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही बहुत अच्छी बात बताई आपने रूबल भाई। और मेरा एक और सवाल है इसी चीज़ से जुड़ा हुआ। मेरे को आप थोड़ा इस पे, और मेरे को आपका एग्जैक्ट व्यू चाहिए इसके ऊपर कि आप क्या सोचते हो, आप अगर होते जजिंग पैनल में तो आप किसको फर्स्ट प्लेस देते? रिसेंटली प्रो शो हुआ दिल्ली में, और उसमें भुवन चौहान और राहुल, हमारे दिल्ली के IFBB प्रो हैं, उनके बीच में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल है ना, उस सोशल मीडिया वाली और सोशली लोगों ने जज कर दिया कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये तो बिल्कुल वो है, या अली बिलाल था, या ये था। 3-4 एथलीट का बहुत नाम आया, बहुत लोगों ने अपने व्यू दिए, उनके कोचेज़ ने अपने व्यू दिए, बहुत सारे आउटसाइडर ने भी अपने व्यू दिए। आपका क्या कहना है, जो रिज़ल्ट था उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखो, क्राइटेरिया होता है हर फिजिक का ना। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो राहुल है बहुत मैच्योर एथलीट है, बहुत पुराना है। पहले वो बॉडी बिल्डिंग करता था, तो बॉडी बिल्डिंग में मैंने देखा है उसको करते हुए। एक शो में मैं भी गया था जिसमें वो जीता भी था, शायद क्लासिक फिजिक में, दिल्ली में ही। तो मैं जानता हूँ उनको, वो बहुत मेहनती एथलीट है। इस बार उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी।
लेकिन क्या होता है ना कि जब आप जजिंग पैनल पे बैठते हो, मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, उस टाइम पे आपका खुद का डिसीजन है, आप हेड जज हो, आपके 3 जज और बैठे हैं, 4 जज और बैठे हैं, उन्होंने अपनी मार्किंग दे दी, लेकिन मेरे ऊपर है मेरे को कौन अच्छा लग रहा है। मुझे आप भी अच्छे लग सकते हो, आप भी अच्छे लग सकते हो, तो ये कॉल उसकी पर्सनल इंडिविजुअल हो जाती है वहाँ पे। हालांकि जो मार्किंग टेबल थी वो सिमिलर थी सबकी, जो ऐसा बहुत कम देखा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग होते हैं। लेकिन जब मैं भी खेल रहा था तो जब मैंने पूछा कि मुझे सेकंड क्यों मिला, तो मुझे बोल दिया कि आपका साइज कम था, जबकि उस सीजन में, उस शो में सारे जो थे वो बोलते ना जिनकी कंडीशन अच्छी थी उनको विनर बनाया, लेकिन मुझे थोड़े साइज के ऊपर कम कर दिया। तो ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस हो जाती है। अब इसमें मैं बोलूं कि वो मेरे हिसाब से कम दिख रहा है, नहीं, मेरा एक इसमें यहाँ पे छोटा सा एक सबमिशन है आपके उस पे कि कंट्रोवर्सी तो ये थी एग्जैक्ट, मतलब जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि जो जीता, जैसे भुवन को दिया उन्होंने, तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन होता है ना जजिंग पैनल वालों से, कुछ ज़्यादा विशेष प्यार था उनका। और राहुल अभी रिसेंटली IIBB प्रो बना है, तो उनका इतना विशेष प्यार नहीं था, इसलिए उनको जिताना था, तो उनको जिता दिया। ये सब बातें तो मार्किंग की और ये सब तो यह मेरा पर्सनल कॉल है, वो तो इतना हुआ ही नहीं। इसमें देखो जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे उंगली उठा दूं। अगर मैं ये बोल दूं नहीं वो गलत है, तो भुवन भी अच्छा एथलीट है, मेरे से ज़्यादा उसने अचीव किया, तो जब मेरा ये मानना है किसी को अगर मैं काउंटर कर रहा हूँ, या तो मेरे पास उसके बारे में बिल्कुल लीगल, मतलब बिल्कुल पुख्ता सबूत हो, और या फिर मैंने उससे ज़्यादा अचीव किया, तो मैं उसे क्रिटिक कर सकता हूँ कि भाई नहीं यार यहाँ कमी थी, यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। यहाँ ना तो मैंने जज से ज़्यादा जजिंग की है, ना मुझे शो के ऑर्गेनाइजर के बारे में पता है कि क्या बात चल रही है, ना मुझे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तो वहाँ मैं गलत होता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है। अब मैं आंकड़े अनुमान लगा सकता हूँ, और मेरे अनुमान लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसके साथ कम्पीट कर रहा होता तो अलग बात थी, या उससे ज़्यादा मैं अचीव कर चुका होता। तो यहाँ पे लोग गलती क्या कर जाते हैं, खुद से जब जज बन जाते हैं ना, तो वो गलत है। अभी मैं अगर किसी को जज कर रहा हूँ, मैं मुकेश सर को कर रहा हूँ या मैं यतिंदर सर को कर रहा हूँ, पहले उनके जितना कर तो लूँ, या फिर इतनी पढ़ाई कर लूँ कि मैं जजिंग से अच्छी जजिंग कर सकूँ। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेंस फिजिक में क्या क्राइटेरिया देखते हैं। हर कैटेगरी का अलग विनर मिलेगा। किसी का शोल्डर से वेस्ट रेशो भी अच्छा है और उसकी कंडीशन भी अच्छी है, लेकिन वो विनर नहीं है। तो वो उसके ऊपर है भाई कौन। अभी कभी अब क्या क्या होता है, मुझे आज भी याद है जब मैं रोडीज का ऑडिशन दे रहा तो मैं एक कुछ बातें कर रहा था, तो उसमें से 2 जज ना नीचे मोबाइल आ गया कुछ आ गया वो देख रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी एकाग्र नहीं हो सकता बैठ के ना। मान लो आप अपनी पोजिंग दिखा रहे हो, मैं थोड़ा सा साइड हो गया, मेरी नज़र से चूक गया, उस टाइम में लाइनअप चला गया, ऐसे भी होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक इसमें साथ एक काम बेनिफिट करते हैं। बता दूं मैं आपको, इससे पहले वाले साल में राजा अजीत IFBB प्रो है, तो मैं ऐसे मतलब मैं तो ऐसे गेस्ट था वहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि वो एक स्टॉल पे वर्कआउट कर रहा है। मैं कह रहा यार तेरी तो लाइनअप स्टेज पे है। तो मैंने उसको बोला भाई तेरी कैटेगरी जाने वाली है, तू जा। राजा अजीत जब पहुंचा उसका लाइनअप खत्म हो चुका था। अब उसने रिक्वेस्ट की तो उसको अकेले को पोजिंग करने को मिल गई, और जब अकेले को करने को मिल गई तो जो उसके पास एक्स फैक्टर था उसने दिखा दिया, उसको बेनिफिट मिल गया और वो जीता और उसको प्रो कार्ड भी मिला। प्रो कार्ड मिल गया, एग्जैक्टली। तो ये आपकी किस्मत भी है। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। बहुत अच्छी फिजिक लेने के बाद भी आप नोटिस नहीं हो पाते हो। तो यही तो कह रहा हूँ, इस गेम से जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितना आप इसमें इनपुट डालते हो, रिवर्ट में उतना नहीं मिलता। बहुत बढ़िया बात कही आपने रूबल भाई। मेरे को मतलब ऐसे होता है ना कि आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि यार ये क्या है, ऐसे क्यों हुआ। कुछ मैं समझ पा रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या हुआ होगा। मैं भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकता हूँ, तो अनुमान लगा पा रहा हूँ। मेरे को एक और सवाल आ रहा है यहाँ से। अब आप इतने बढ़िया, इतने अच्छी फिज़ीक के मालिक हो, आपने कॉम्पीट भी किया है मैं अपने क्लासिक फिज़ीक में, और वैसे भी आपकी बॉडी अभी भी आप इतने माशाल्लाह एकदम तगड़े दिख रहे हो, अट्टे कट्टे। आगे क्या प्लान है भविष्य में बॉडी बिल्डिंग स्टेज को लेके? देखो, जब तक आप सिर्फ प्रोफेशनली compete कर रहे हो तो आप सिर्फ compete कर सकते हो। जब आपको घर के खर्चे पूरे करने हैं, आपके साथ जो स्टाफ मेहनत कर रहा है, आपकी टीम, उनके घर के खर्चे पूरे करने हैं, और आपका एक विज़न है,
तो वहाँ पे ना आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो अपने आप को उसके लिए। तो फुल टाइम जॉब है बॉडी बिल्डिंग। अभी मैं चाह के भी 2 दिन से यहाँ हूँ, मैं चाह के भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा, मेंटली नहीं कर पा रहा। फिजिकली तो मैं कर भी लूँगा, लेकिन मैं उसके लिए उस जोन में नहीं जा पा रहा। तो बॉडी बिल्डिंग एक इतना हार्डकोर स्पोर्ट्स है कि आपको 100% देना पड़ेगा, डाइट में भी, वर्कआउट में भी और मेंटली हर जगह। तो मैं अभी फ़िलहाल उस जोन में हूँ, कर भी सकता हूँ, नहीं भी, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी ग्रोथ अच्छी है। तो मैं बहुत वो बैलेंस बनाने वाला, मुझे लगेगा कि इसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा तो मैं सारा अनुमान लगा के ही काम करता हूँ। मुझे लगेगा नहीं इसमें लॉस ज़्यादा है, इसमें तो एक तो बॉडी का, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो मैं सारा उसका अनुमान लगाने के बाद ही करता हूँ। तो जो आपकी ऑडियंस है वो क्या मान के चले कि वापस स्टेज पे दिखने वाले मैं हो आने वाले समय में? फॉर्म में तो आने वाला हूँ, मतलब मे बी अक्टूबर नवंबर में। वो देखते हैं कि वो कितनी पीक तक ले जा सकता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँ। बहुत बढ़िया। तो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे। रूबल भाई, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे इतने लाखों में व्यूज़ आते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं आपके। मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी चीज़ से जुड़ा हुआ कि आपको इतना समय हो गया इस इंडस्ट्री में, फिटनेस के अंदर एक्टिविटीज़ करते हुए, कॉम्पीट करते हुए, बॉडी बिल्डिंग जैसे गेम को, स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हुए, आपने इस जर्नी के ऑलमोस्ट सारे फेजेस आपने देखे हैं और अब आप एज अ इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आज की सोशल मीडिया पे और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी 3-4 जगह पे चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर या बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, क्या आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इतने सारे लोग आपसे अटैच्ड हैं, ऑडियंस है, आपको फॉलो करती है, आपकी बात मानती है, सुनती है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी कि हम सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें, जस्टिफाइड कंटेंट को पेश करें हमारी ऑडियंस के सामने? ये ना बहुत अगर देखा जाए तो बहुत सीरियस चीज़ है, लेकिन इसको सीरियस लेते नहीं है लोग। मैं कभी भी साइंस बेस्ड बातें नहीं की है मैंने, क्योंकि मेरा फोटे नहीं है वो। मैंने कभी लेग्स के बहुत सारे वर्कआउट नहीं बताए, उसके पीछे का रीज़न है, मेरे मतलब लेग्स अच्छे थे लेकिन मैंने उस तरीके से डेवलप नहीं किए है कि मैं किसी को उसमें बता सकूं कि ये ट्राई कर लो, ये कर लो। मैंने कभी कोई इस तरह की मेडिसिन या शॉर्टकट चीज़ें नहीं प्रमोट की है, क्योंकि वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं मना करता हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग मत करो। अब मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि मैं उन्हें बताऊँ सही चीज़ क्या है। उधर से टारगेट क्या होता है, ऑडियंस की डिमांड क्या होती है कि जो आप कर रहे हो वही बताओ। जब हम छोटे होते हैं, जब मान लो कोई गड्ढा है, अगर हम गिर गए तो हम यही बताएंगे ना, आप इस पाथ पे मत चलो नहीं तो आप गिर जाओ। वो कंपैरिजन करते हैं हमारी आज की फिजिक्स से, जो आज है करंट में। जो पीछे 20-22 साल हमने मेहनत की है वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ इतनी तेज़ी से भाग रही है, जो इन्फ्लुएंसर है वो भी और जो उनको उनके इन्फ्लुएंस में है वो भी, दोनों ही मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। उसके पीछे की भागती तेज जिंदगी है। 4 दौर मैं मानता हूँ निकल चुके हैं, कि एक वो दौर था जब आप सिर्फ डाई हार्ड फिटनेस फ्रीक होते थे, आप वर्कआउट कर रहे हो, खाने का कुछ नहीं पता है, किसी भी टाइम आप केले, चीकू, दूध यही पीते थे। उसके बाद थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, लोगों को डाइट के बारे में पता चला, फिर सप्लीमेंट्स आए, फिर स्टीरॉइड्स इंट्रोड्यूस हुई, अब तो ओपनली हो गया सब कुछ। तो अगर मैं इन्फ्लुएंसिंग शुरू कर रहा हूँ तो जो आज के बच्चे हैं वो 18, 19, 20 साल के जो आज इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं फिटनेस के स्पेशली, तो लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो खुद नहीं अपने आप एक्सपीरियंस किया वो दूसरे को कैसे बताएगा? पढ़ के आप 4 चीज़ें बता दोगे, लेकिन एक कहावत है जैसे, पढ़े हुए से कड़ा हुआ बेटर होता है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो बच्चे हैं, 90% जो अभी आ रहे हैं। मैच्योर इन्फ्लुएंसर कौन है फिटनेस में? यतिंदर सर है, मुकेश सर है, संग्राम सर है, वीरेंद्र सर है, ये बहुत मैच्योर है ना। इनको अगर इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पढ़ी भी नहीं है ना तो इन्होंने जी है। अभी एक इंटरव्यू मैं खुद भी देख रहा था, मैं बहुत जगह बोला भी है, विद्युत जामवाल से पूछा बॉडी बिल्डर को आप क्या मानते हो, तो वो उसको भी डॉक्टर से कम नहीं मानता है, बिकॉज उसको नाम नहीं पता है मसल्स के, हो सकता है नहीं पता हो, बहुत सारे को पता भी है,
लेकिन उसको ये पता है कि इसको टारगेट कैसे करना है। तो जो आजकल के इन्फ्लुएंसर बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से कंपटीशन में मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और ये जो सोशल मीडिया की ग्रोथ है ना एकदम से आपको डाइवर्ट करती है, पैसा अर्न करने का बहुत ईजीएस्ट वे हो गया है, तो वो कुछ डिसीजन गलत ले लेते हैं। बाद में एक समय ऐसा आता है जब आपका टाइम नहीं होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये हमने पीछे गलतियाँ की है। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो मिलेगी वो आपकी फैमिली से, आपके जो आपने जिया है बचपन में, सीखा है, एक्सपीरियंस से मिलेगी। बचपन में हमने भी गलती की है, 15 साल 16 साल 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, अब थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी है, तो वो बच्चों में है ही नहीं। और आपको लगता है कि एक्चुअल में जो ऑडियंस आपकी वीडियोस देख रहा है या आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, उनको सही में इस चीज़ की ज़रूरत है? देखो क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ जर्नी शुरू करते हो उसमें जब आपके साथ कोई लोग जुड़ते हैं, आज सपोज करो मैंने जब 5 साल पहले मैं रूबल धनखड़ था, आज भी हूँ, तो 5 साल पहले मैं भी 5 साल कम था। उस टाइम पे जो मेरी ऑडियंस जुड़ी थी वो 5 साल आगे बढ़ गई है, तो उनमें भी थोड़ा दिमाग या ग्रो हुआ होगा। अब जो हमें देख रहे हैं वो हमारे एक्चुअल फॉलोअर है जो रुके हुए हैं, जिनको सिर्फ इस तरह का ही कंटेंट देखना है, क्रिंज या एब्यूजिव या ये नहीं देखना है। तो उनकी मानसिकता भी तो चेंज हो रही है ना, क्राउड भी इम्प्रूव हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है। तो ये कहना कि हम इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं तो वो साथ साथ वो भी मैच्योर हो रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन समय के साथ में ना अपने आप चीज़ें बदलती चली जाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने रूबल भाई। मेरे को और बहुत सारे इन सब बातों से जुड़ा हुआ एक्साइटमेंट भी आ रहा है और दिमाग में ना छोटे छोटे ऐसे बुलबुले फूट रहे हैं सवालों के। तो जैसे अभी आपने फ़िटनेस की बात करी कि आप चाह रहे हैं पर फिर भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं मेंटली, क्योंकि काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बैलेंस बहुत करना है। नुकसान किया है एक शो खेलने के लिए, मैं बता देता हूँ आपको। अभी ये बता ना फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैं एक एक्सपो में गया 2019 में, फिट तो मैं मस्कुलर फिट में बहुत सालों से हूँ, 2002 से। अब मैंने स्टेज पे देखा ना, जब आप लाइव देखते हो तो आपके अंदर का इमोशंस आप डाइवर्ट होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, केमिकल लोचा सा होता है, जब यार मेरे को भी कर रहा है। तो 2019 में मेरा एक चैनल, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये, उस पर इतनी स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाता था मैं, जो स्पेशल वाइन्स वगैरह बनाते थे, मिलियंस में व्यूज़ थे। तो मैंने वो छोड़ के उसको होल्ड पे रख के, और मैंने सिर्फ 4 महीने बॉडी बिल्डिंग की, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए ट्रेनिंग पे उस पर, और मुझे एट द एंड दोबारा से वहीं से रीजनरेट करना पड़ा, कुछ नहीं मिला। तो ये कड़वा सच है। तो अभी जैसे आपने बताया कि ये कड़वा सच भी है, और ये कड़वा सच जो है ना सबके उतरता नहीं है, और हर एक के दिन में इच्छा है कि एक बार तो मैं टेस्ट करूं ज़रूर। वो इसलिए बोलते ना, तू भी तो कर रहा है। तो ये तो कर रहा है भाई। अगर देखो, अगर आप हमारे अंदर झांक के देखो, मैं 19 साल का, गवर्नमेंट जॉब लग चुका था, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, और उस टाइम पे मेरे खुद के पैसे थे, फिर भी मैं 28-29 साल की उम्र में स्टेज पे गया हूँ, 30 साल की उम्र में। तो वो चीज़ भी तो मैच कर लो। एग्जैक्टली, वही बैलेंस। और मेरे को जिम करते हो गए हैं 22 साल, आप आज देख रहे हो कि आज मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस से ही मेरा सवाल था कि आप अभी ऑन ड्यूटी, मतलब आप करंटली दिल्ली पुलिस की इसमें एम्प्लॉयमेंट में हैं, और इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी है, ब्रांड एंडोर्समेंट भी है, अपना पर्सनल जो बिजनेस है वो भी है, हेल्थ गोल्स भी हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी हैं। आप इन सबको कैसे, मतलब ये सुनने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, पर जैसे आपने मुझे बताया अभी कि 2 दिन हो गए वर्कआउट करना चाहता हूँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पर ओवरऑल एक पिक्चर देखें, रूबल धनखड़ ये इतने जो पिछले 22 साल निकले हैं, इसको आपने कैसे मैनेज किया? आपने जॉब भी है ना, उसमें भी प्लेसमेंट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली की तरफ थी वो भी निभाई, जो फिनेंशियल गोल्स थे वो भी आपने अचीव किया, और अब बहुत अच्छा कर रहे हो अभी भी। फिटनेस ना बहुत इजी टास्क है। हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कब बनाते, जब इसे हम महीनों में या हफ्तों में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने अभी आपको मैं बोल दूं कि आपको 25 दिन में ऐसा होना है, आपने वहीं पे आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। तो फिटनेस हमारी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि फादर से मिला था, तो वो तो मैं जी रहा था 2002 से, तो वो तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। जैसे मैं सुबह फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तो वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया कि मुझे अपने दिन का 4% वहाँ खर्च करना देना ही देना। तो वो कोई टास्क नहीं रहा अगर देखे तो मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं जॉब भी लग गया,
अब जॉब लगने के बाद मेरे पास सिर्फ एक एक्स फैक्टर की, पार्टी मैं नहीं करता, घूमता मैं नहीं, शराब मैं नहीं पीता, आवारागर्दी मैं नहीं करता, सर्कल मेरा बहुत छोटा, तो मेरे पास क्या बचा? जिम, नौकरी, घर, फैमिली। अब वो भी चल रहा बहुत स्मूथ। जब आपका एक सिक्योर जोन बन जाता है, उसके बाद आपको काम करना नहीं है, तो आप एक ऐसे डालाइमा में फंस जाते हो कि आपको बस सब कुछ अच्छा दिख रहा है उस टाइम के लिए, लेकिन वो बहुत खराब फेस है, कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि अब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ, तब मैंने काम करना शुरू किया। आज जब मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त जो हैं क्लोज, वो बोलते हैं तेरे पास 24 घंटे से ज़्यादा है क्या टाइम? तू बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, फैमिली के साथ भी रहता है, कंटेंट भी बनाता है, ब्रांड भी संभालता है, एंडोर्समेंट भी करता है, नौकरी भी करता है, करता कैसे है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। 4% वाला तो पार्ट आज भी चल रहा है, वो तो अगर मैं वर्कआउट भी नहीं करता हूँ तो जिम में हाजिरी लगा के मंदिर की तरह आ जाता हूँ 1 घंटा बैठ के, तो उसमें भी मेंटली अब ट्रेन हो रहे हो कहीं ना कहीं। अब रही एंडोर्समेंट की, ब्रांड की, अपने खुद के कंटेंट की, तो उसमें बहुत इजी पार्ट है, सोने से पहले 1 घंटा काम करता हूँ और लिख के रख लेता हूँ 1 हफ्ते की प्लानिंग, शूट्स डन कर लेता हूँ 1 दिन में, 1 हफ्ते का। रही यूट्यूब कंटेंट की, तो यूट्यूब कंटेंट में बहुत इजी है, अब मेहनत नहीं लगती, पहले बहुत मेहनत करता था मैं, क्योंकि उस तरह की ऑडियंस थी जो वो देखती थी। अभी फास्ट एक्टिंग ऑडियंस है, अगर एब्यूजिव कुछ दिखा रहे हो, मसाला डाल रहे हो, तो रुकेगी, नहीं तो निकल जाएगी। तो उसमें उतना कुछ मेहनत लगती नहीं है, राइटिंग करी, बैठ के बता दिया। बाकी चल रहा है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, शनिवार इतवार उनके साथ खेलने जाता हूँ, शाम को प्रैक्टिस पे जाते हैं बच्चे, वहाँ जाता हूँ, जिम जाता हूँ। बहुत इजी है मेरे लिए, कोई ऐसा मैनेजमेंट कोर्स मैंने किया नहीं है। पता नहीं अब आपके लिए जो 4% आपने इतनी आसानी से बोल दिया, लोगों के लिए वो 4% ना 400% से भी ज़्यादा भारी वो है। इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, वो सिर्फ बताया ना 2 महीने 3 महीने इसका वो क्या रामबाड़ ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा एक ऐसा कुछ है ना। आप रोज बिना फ्रेश हुए कैसे रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन अपने आप हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में फिट कैसे किया जाए? कुछ नहीं है, आपको रोज जाना है बस। क्या मोटिवेशन? जाओ, कोई मोटिवेशन, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको मोटिवेट कर दे। ये एक वो है जैसे इंस्टेंट कुछ पी लिया आपने, 4 घंटे की मोटिवेशन मिली, कोई वीडियो देख ली, उसके बाद डल तो हर इंसान फील करेगा। मैं भी करता हूं, ये कुछ उस तरह से है, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लिखा रहता है यात्री अपने सामान का स्वयं खुद जिम्मेदार है। अब हमको दिखना भी सबसे अच्छा है, पैसे भी कमाने हैं, नाम भी कमाना है, करना कुछ नहीं है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। घर बैठे बैठे तो कोई विद्वान हो कुछ नहीं होगा, सही बात है। तो आप अपने कंफर्ट, बताया ना, मैं बहुत कंफर्ट, मेरी लाइफ इतनी स्मूथ थी 2016 में 15 में, मतलब मेरे को क्या करना है, 8 घंटे की जॉब करता, 2 घंटे जिम में आता, बाकी फ्री। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है, मैं तो सिक्योर टीवी देखता था। मैंने रोज की 2 पिक्चरें खत्म करनी थी या पढ़ाई कर, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। मुझे एक नया शौक और लगा है कि मेरा कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं, आपने आपके से मुंह से कुछ निकल गया, मैं वो क्लिक करके मैं वो पढ़ने लग जाऊँगा। मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, वॉर पढ़ लूँगा, फिटनेस पे पढ़ लूँगा। अच्छा, मैं कोचिंग भी देता हूँ तो मैं उसके बारे में पढ़ लेता हूँ। पब्लिक से कैसे रिलेशन बनाए, पुलिस में रह के बहुत अच्छे से सीख लिया। तो कोई आपको गलत बोल रहा है तो वो सहन करना, वो भी पुलिस से सीख लिया, पुलिसिंग बहुत काम आ रही है। तो वो चीज़ें हैं, अपने आप सीखते रहो, चेंजेस करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। बताया ना, रोज़ सीखोगे, गलत भी करोगे, रोज़ इम्प्रूव करो, गलती दोहराना गलत है। सर रूबल भाई, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि पुलिस ने बहुत कुछ सिखाया, पुलिसिंग से आपने पब्लिक रिलेशन, कैसे पब्लिक से डील किया जाए, वो कुछ भी बोलते हैं उनको कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया जाए, आपने सीखा। पुलिस में आना कैसे हुआ? हमारी साइड ना भाई क्या है कि हम जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, देसी लोग जो हैं। तो फादर थे, जॉब चल रही थी, परिवार जॉइंट फैमिली होता है तो बर्डन रहता है। तो मैं कहा यार इससे इजी क्या है, 12th पास करो, नौकरी लग जाएगी। तो पढ़ाई कर ही रहे थे, हमें ये पता था कि ज़्यादा पढ़े लिखे हमें पाएंगे नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थे। तो मुझे ये था कि पहले अपने पैर पर खड़े हो जाओ, बाद में करते रहेंगे जो करना है। तो मैंने एग्ज़ाम तो बहुत सारे दिए, पास भी हुआ, लेकिन ज्वाइन ये होगी सबसे पहले। ऑल इंडिया में 132 रैंक भी आई थी मेरी SSC ग्रेजुएट लेवल पे। अच्छा। उसमें मुझे मिली थी CISF सब इंस्पेक्टर। एक बार मुझे CRPF में लगी, मतलब दिल्ली पुलिस नहीं मिली, मार्क्स 1-2 ऊपर नीचे रहे थे। तो ये मिल गई थी कम उम्र में, तो ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा भैया अपने पैरों पे तो खड़े हो। और इस जॉब को मैं बता दूं, किसी को ईजी लगता हो, 30 लाख फॉर्म सबमिट होते हैं, सिर्फ 4,000-5,000 वैकेंसी की। तो ये भी ईजी टास्क नहीं है अब।
बहुत मुश्किल है। मेरी जानकारी में है कि जब आपने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और ये जो एग्ज़ाम क्लियरेंस होता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उस टाइम पे, उस समय पे आपके साथ कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन कुछ घटी थी? हाँ, वो सर्जरी हुई थी एक, उसके सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन में वो अब थोड़ा कंफर्टेबल हो तो आप थोड़ा सा हाँ, बताएं, क्योंकि उससे नाम क्या है मेरे को कि याद नहीं है क्या था उस बीमारी का। उसमें कोई हार्मोनल डिजीज थी जिसमें हार्मोन बंद हो जाने चाहिए थे ग्रोथ करने, वो हो रहे थे, जो में कुछ था, नाम याद नहीं, तो उसे काट के वो टिश्यू निकालने थे जो, तो सर्जरी हुई, बहुत इजी बताया कि हो जाएगी, एक आध घंटे का ऑपरेशन है, चला बहुत लंबा। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें मेरी एक नर्व डैमेज होगी जिससे आधा फेस पैरालाइज हो गया, एक आंख बंद नहीं होती थी, लिप्स काम नहीं करते थे, फोरहेड काम नहीं करता था, सुन रहता था हर टाइम, और ऊपर से इधर से मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मैं एक फिजिकल एग्ज़ाम देने गया इसी का, और उसमें मैं बेहोश हो गया। तो वो फेस चला 6 महीने 7 महीने, और मतलब ख्याल भी बुरे आते थे। ठीक था, वो होता है दौर ख़राब। उसके बाद धीरे 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 कब ठीक हो गया, इम्प्रूव हो गया, फिर अगली जो भर्ती में जॉब लगी। उस समय को कैसे मैनेज किया, वो जब दौर था जब? मैनेज कुछ नहीं किया मैंने, मैनेज किया था कि बुरा तो लगता है जब आप बिल्कुल यंग हो, चाम पे हो और स्मार्ट हो, लोग आपको अप्रोच करते हो, लोगों में आप सब भीड़ में सबसे अलग दिखते हो। मेरे सर्कल में हम जितने भी बॉयज़ थे, सबसे अच्छी फिजिक थी मेरी, क्योंकि बहुत पहले से जिम कर रहा हूँ, बड़े बड़े बाल रखता था सब, मतलब मुझे बोलते थे जा तू बॉलीवुड ट्राई कर। तो उस टाइम पे एकदम से सर्जरी होना, बाल उड़ जाना और फेस पैरालाइज होना, तो हाँ बुरा लग रहा था बहुत, मतलब बताया कि बुरे थोड़े। आज के टाइम में उसे डिप्रेशन कह लो, या उस टाइम पे अपने अंदर घुसे रहना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, घर में 6 महीने तो घर में रहा हूँ। तो धीरे धीरे उससे बाहर निकला कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मुंह बंद था, रबड़ लगी हुई थी ऐसे दोनों तरफ से जो उसको होल्ड करने के लिए, तो ऐसे जिम जाने शुरू कर दिया। आँख खुली जाती थी तो हाथ रख लेता था उस पर, तो ऐसे धीरे धीरे वर्कआउट शुरू किया। और वेन्स मेडिसिन बंद कर चुका था मैं 2 महीने में कि नहीं खानी, तो वेन्स अपने आप सर्कुलेट ब्लड होने लगा वर्कआउट से, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हो उसे खुद ही, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगता है। और मुझे ये था कि अब ये जो चीज़ हो चुकी है अपने हाथ में नहीं है, उसके रोके कुछ फ़ायदा नहीं है, आप मेहनत करो, जो होगा देखी जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस वापस आया, अपने आप होता चला गया, और फिर ठीक भी कब हो गया खुद भी महसूस नहीं हुआ। दोबारा रिकवरी हुई, दोबारा बॉडी भी अच्छी बनी, दोबारा काम भी अच्छे हुए, जॉब भी लग गया, बस ऐसे ही बस लाइफ चलती है स्मूथ। इस दौरान ऐसा कोई मोमेंट आया हो आपको लगा हो कि यार बस ये तो अभी मतलब ये दी एंड है? नहीं, दी एंड कभी होता ही नहीं जब तक आप जीवित हो। मेंटली आप तब मरते हो जब आपको आशाएं खत्म हो जाती है। इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस की फेस के साथ, और वो भी ऐसा हट्टा कट्टा लड़का जो, आप एक बार हॉस्पिटल में चक्कर मारा हो 15-20 दिन में, महीने में, आपको खुद ऐसा लगेगा यार आप तो बहुत सुखी हो। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो बगल में बेड पे उधर डेथ भी होगी शायद। तो जीवन तो था, काम कर रहे थे, यंग थे, ब्लड में तो पावर थी, काम नहीं कर रहा, कर गया बाद में ठीक। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये तो बुरा ही हो गया अब तो कुछ। फैमिली जैसे फैमिली सपोर्ट था, पापा जी थे, भाई था, मम्मी थी। तो उस टाइम पे जब आप यंग होते हो और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो फैमिली भी आपकी सफ़र करती है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके ऊपर वाला जब सही होता है तो आपको कुछ खराब नहीं होता। तो कुछ तो मोटिवेशन फैक्टर वहाँ पे भी रहा होगा भाई। मैं बताया कि मोटिवेशन को मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ। आपको एक दिन वो जो फेज जैसे जिस दौर से विल पावर की बात होती है, यहाँ मोटिवेशन काम नहीं आता। मोटिवेशन आपको, मैं चार्ज अप करता रहूँ 1 घंटा आप चार्ज रहोगे, उसके बाद मेडिकल कंडीशंस के साथ थोड़ा सा इन सब चीज़ों से जूझना, अगर आपका जैसे आपने विल पावर बताया, अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते जहाँ पैम्पर कम होते हो, मैं कल ही इस चीज़ को पढ़ रहा था कि आपकी लाइफ बहुत ईजी है, स्मूथ है, और आपको हर चीज़ पता है कि ये यार मेरे लिए तो बहुत ईजी है, गाड़ी, अच्छा गाड़ी ये ले लूँगा, खरीद लूँगा, पापा ने दे दिए पैसे, तो ये बहुत ईजी लाइफ हो जाती है। आप जिस फैमिली से आते हो वो सारी फैमिली स्ट्रगल फैमिली है, सब मेहनती है अपने आप में, है ना। तो उसमें आप खुद से मजबूत बन जाते हो, और आपको पता है कि आपको करना ही होगा तो कर लेते हो। पर जैसे मेरे पास जो खबर है कि आपके फादर भी इसमें दिल्ली पुलिस तो में ही है। क्या होता है ना कि पहला जो टीचर होता है वो सब मिस करते हैं, पहला टीचर बाप होता है।
पिता होता है, जिससे आप रोल मॉडल, हीरो सब पिता होते हैं। मेरे फादर के अगर आप पुराने पिक्चर्स देखोगे ना, तो आज भी ऐसी फिजिक जवान बच्चों की नहीं है। मैंने देखे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि जैसे फादर ने बहुत आपका उनका फिजिक मैं बहुत तो अच्छा उनका था। हाथ पकड़ के सिखा ना मैंने सब कुछ। तो अखाड़े में जाना या रनिंग करना, एक हमारे गांव में भी सब बताते हैं कि मेरे फादर ऐसे थे, मेरे चाचा ऐसे थे। तो सारी चीज़ें जो जीन्स है मेरे, आप लेग्स भी कंपेयर करोगे ना, तो मेरी लेग्स की मसल्स भी सेम है, और मैं दिखता भी अपने पापा जैसा हूँ। तो वो चीज़ें मुझे तो गिफ्ट में मिली हुई हैं, विल पावर हो या वो हो स्ट्रॉन्ग, तो ये तो कुदरत का है। पापा का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है आपके हाँ, साथ। अभी भी यहीं बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके रूबल भाई। अब मेरे को आप ये बताओ कि जयपुर आप पहले भी आए हैं? मैं जयपुर से एक अलग रिलेशन है, कनेक्शन है, मैं आता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आया। तो आपको ये जो हमारा प्रोबोट लाइन का मेगा शोरूम है, यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है? देखिए, शोरूम मैंने पहले भी बहुत सारे विजिट किए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा शोरूम है, और ये बड़ा बोलने में नहीं है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वैरायटी की बात हो, मशीनों की बात हो, या स्पेस की बात हो, या यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत यूनिक है, बहुत बड़ा है, और सच में बड़ा है। तो आपको लगा सच में बड़ा है? हाँ यार, है, बैठा हूँ देख रहा हूँ, जिसको शक है वो आके देख ले। मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो बिल्कुल, जिसको शक है वो आके देख ले, और खुद अपने आंखों से देख ले, जस्टिफाई कर ले कि कितना इससे बड़ा पहले तो सिर्फ मैं दुबई में ही देखा था मैंने, बड़ा वो होता है, यहाँ इंडिया में तो पहली बार ही देखा। है। तो रूबल भाई, मेरे पास थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगा, और आपसे मेरे को एकदम इसका बिल्कुल रियल वाला ऑर्गेनिक जवाब चाहिए। पूछिए जो पूछना है। तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जिम या अखाड़ा? अखाड़ा। क्यों? रो, शुरुआत जहाँ से हुई है, मिट्टी से पैदा होना, मिट्टी में मिलना है। बॉडी बिल्डिंग या बिजनेस? बिजनेस। क्यों? अर्न है तो बॉडी बिल्डिंग कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, IBBF और IHFF? अंधों में काना सरदार। आइए चले। IHFF। वेज और नॉन वेज? ये इंडिविजुअल चॉइस है, मेरे हिसाब से सबके लिए अलग अलग है, मेरे लिए वेज। वेज। अच्छा, आपने बॉडी बिल्डिंग करी इतने टाइम, आपने शोज़ में कॉम्पीट किया, आपने बहुत देश विदेश में जाके चीज़ें देखी हैं अपने सामने होते हुए। जब आपने कम्पीट किया, या जब जिस लेवल की फिजिक आपने डेवलप की है, क्या आपने कभी स्टेरॉइड लिया है? हाँ। और क्या आप सलाह देते हो इस चीज़ को आगे जो लोग कम्पीट करना चाहते हैं, जिनको फिजिक बनानी है उसके लिए? मेरा इसमें ना बहुत अलग क्वेश्चन आंसर है कि पहली बात तो आपको लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको प्रोफेशनली भी आपको एज ए बॉडी बिल्डर बनना है, तो प्लान बी होना चाहिए आपको लाइफ में। दूसरा, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी भी है, तो आपकी जो नेचुरल पीक है, जब तक वो अचीव ना हो, तब तक ये साल्ट कुछ भी ना डालें। और जब आपको करना हो, तो आप मेक श्योर करें आपके पास इतने पैसे हैं कि आप किसी प्रोफेशनल कोच को हायर कर सके, डॉक्टर को हायर कर सके, या पूरी टीम हायर कर सके। बहुत बढ़िया। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप स्टेज पे कॉम्पीट कर रहे हो तो आपके साथ चीटिंग हुआ है? मुझे पिछली बार ऐसा लगा, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप से बेहतर हो गया। अच्छा, क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट आप डेवलप करते हो, तो उसमें सारे फेजेस दिखते हैं लाइफ के, काम भी दिखता है, मस्ती भी दिखती है, फन भी दिखता है, फैमिली दिखती है। तो फैमिली या जिम? फैमिली। पहले फैमिली, जिम नहीं। फैमिली के बाद ही जिम आया ना। वर्कआउट तो पर आप पहले से कर रहे हो। नहीं, पहले फैमिली थी ना, माँ बाप, हाँ। हम तो पैदा हुए, उसी के बाद तो जिम में गए ना। फैमिली नहीं होती तो कैसे जाते। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी इस बात से। अच्छा रूबल भाई, मनी, पैसा या सेहत? सेहत। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। पर इतने सारे लोग जो मोटापे का शिकार है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनके पास पैसा तो है। देखो, सेहत भी ना मतलब अलग क्राइटेरिया है। जरूरी नहीं है कि आपके सिक्स पैक हो, आप मस्कुलर हो, तो आप हेल्थी हैं। क्या पता आपसे 100 टाइम बेटर वो हेल्थी है जिसके तोंद निकली हुई है। क्योंकि ज़्यादातर जिसकी बॉडी अच्छी है वो मेंटली अनफिट है, इंटरनल ऑर्गन डिस्टर्ब है। जो मोटा है वो खा खा के मोटा हो सकता है, क्या पता वो वैसे इतना खुश हो कि वो वेल्थी भी है, मेंटली भी पीस में है और एंजॉय कर रहा है। सबके लिए अपनी अपनी परिभाषा है फिटनेस की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस एक अलग जोनर है, जिसको हम सिर्फ सिक्स पैक ऐप से
कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप रोडीज़ में रोडीज़ X4 के राउडी थे, तो अगर वापस रोडीज़ हो तो रहा ही है, अगर आगे क्या प्लान है? अगर आपको अगर वो हुआ ना शो, तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुका हूँ अब तक। उस टाइम पे जब मैं गया तो मैं एक बच्चा था मेरे हिसाब से, जो बहुत चीज़ें सीख रहा था, मतलब देख रहा था दौर बदलते। मैं ज़्यादा मतलब बाहर गया नहीं था या मैं सोशलाइज नहीं था। अभी का रूबल जो है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है, उसे फिटनेस के बारे में पता है, उसे वर्ड्स के इस्तेमाल के बारे में पता है, उसे मैनिपुलेट होना नहीं आता, करना आता है। तो ये भी बहुत डिफरेंट जोनर है। मैं उस टाइम पे जब गया ना, बहुत सीधा आदमी था मैं, दिमाग तो मेरा बहुत तेज है। मैं उस पूरे सीजन में मेरे कार्ड पे नाम भी नहीं लिखा गया, उसमें वोट आउट होता है, तो वो तो है मेरे अंदर। लेकिन अब वो जो एक्सपीरियंस गेन मैंने खुद से किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मुझे अब मौका मिलेगा कहीं भी जाने का, तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। रोडीज़ X4 में आपका फेवरेट जज? भाई अगर देखा जाए तो अगर फेवरेट होते तो जीत ही जाता मैं। पार्शियलिटी तो सही थी, लेकिन रणवीर विजय इज गुड मैन। एक तो आर्मी बैकग्राउंड से, दूसरा वो एसएसबी क्लियर किए हुए हैं खुद भी, और मतलब रणवीर विजय स्मार्ट बहुत है, एजुकेटेड बहुत है, और मतलब जो चीज़ें हमको वहाँ पे होती भी नहीं थी उनको यूँ पता होती थी, क्लिक होती थी। तो एक्टिव है, स्मार्ट है, और कनेक्टिंग है थोड़े से। हाँ, रिलेशन अच्छा, कनेक्टिंग है थोड़े से। अच्छा, फेम और ऑनेस्टी? होनेस्टी। अगर फेम चाहिए होता तो बहुत बड़ा हो जाता। वापस से आप पार्टिसिपेट करोगे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में? उसके बारे में अभी ऐसे है, बैलेंस जहाँ ज़्यादा दिखेगा, पैसे कमाने का मौका ज़्यादा मिलेगा, वहाँ चला जाऊँगा। ऐसा नहीं लगता आपको जैसे जैसे और उम्र बढ़ेगी और मुश्किल हो जाएगा? बॉडी कर बनानी क्यों है फिर? बॉडी जीनी है। अच्छा, तरुण गिल के लिए बस आपको वन लाइनर आंसर देना है। ही इज अ मार्केटिंग जीनियस। ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। हमारे आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। उसमें हर तरह का इन्फ्लुएंसर, हर तरह का कंटेंट क्रिएटर है। तो कंटेंट के लिए क्या कुछ भी करेगा? भैया अगर मेरे को पूछो तो मैं बहुत चूज़ी हूँ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव मेरे फैमिली पे, मेरे बच्चों पे पड़ता है। तो ऐसा ही अगर सब सोचे तो एक डिफरेंट, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा ब्रेन अट्रैक्ट करता है। साइकोलॉजी भी यही बोलती है। दूसरा, आजकल सैडिस्ट पार्ट बहुत हो गया है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, आजकल सब स्मार्ट है। तो मैं अगर मेरे बारे में मेरे से पूछा जाए कि आप क्या चूज़ करोगे, तो मैं वही चीज़ें दिखाना और बताना चूज़ करूँगा जो मैं अपने घर में कर सकता हूँ। अच्छा, यतिंदर सिंह और सुनीत जाधव? अगर एज ए बॉडी बिल्डर देखें तो एज ए बॉडी बिल्डर देखें तो सुनीत यादव मोर पोटेंशियल, यंग, एडवांस, और बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सिमिट्री, ब्यूटीफुल बॉडी, हार्डकोर बॉडी बिल्डर, वर्क एथिक्स। वो घोड़े जब रेस करता है ना, उसको वो लगे होते हैं ताकि उसे सिर्फ एम दिखाई दे। तो मैं जितनी बार, वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत मतलब स्मार्ट बॉडी बिल्डर। और यतिंदर सिंह सर के लिए? यतिंदर सिंह सर मोर एक्सपीरियंस, और बातें होती हैं उनसे अच्छी, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आपने सारे फेजेस जिए हैं लाइफ के, और आप खुद भी अपना फिटनेस बिजनेस भी रन कर रहे हो। तो जब भी फिटनेस बिजनेस की बात आती है तो उसमें क्वालिटी प्रेफर करते हो या पैसा, प्राइस? ये ना नीश ऑडियंस है। नीश मतलब जो फिटनेस लवर होते हैं ना, वो बहुत हार्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे को देखा जाए तो मैं जिस बैकग्राउंड से, फैमिली से आता हूँ, पुलिस, बहुत कम सैलरी है, फैमिली सपोर्ट करना है, सब कुछ करना है। तो मैंने जो अपने ब्रांड भी बनाए हैं ना, या मैं प्रमोट भी करता हूँ, जो मेरे खुद के ब्रांड में भी आप देखोगे ना, तो मैं क्वालिटी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मार्जिन कितना है। तो मेरा यही रहता है कि बेस्ट टू बेस्ट लोगों को मिले, प्राइस इफेक्टिव हो, रेंज अच्छी हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरे को तो पैसे, ब्रांड बना लिया तो पैसे अपने आप बन जाएंगे। जैसे रूबल भाई, अभी आपने फिटनेस बिजनेस के बारे में जो ये मुझे बताया कि क्वालिटी आप प्रीफर करते हो,
क्वालिटी मैटर करती है, प्राइस भी ज़रूरी है पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप यहाँ प्रोबोडलाइन फिटनेस के इस इंडिया के सबसे बड़े जिम इक्विपमेंट में शोरूम में आए, आपने सारी चीज़ें विज़िट करी, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह से यहाँ पे काम होता है। क्या विचार है आपका फिटनेस बिजनेस में, जिस तरह से प्रोबोडलाइन फिटनेस काम कर रहा है, एक्टिव है, हमारे पास जिस तरह का इक्विपमेंट है या मशीन्स हम अपने कस्टमर्स को, जिम ओनर्स को देते हैं या उनको चाहिए, आपके हिसाब से आपका रिव्यू मुझे बताएं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल एकदम ना बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट। मैं जैसे खुद भी ऑर्गेनिक आदमी हूँ तो ऑर्गेनिक चीज़ बताऊँगा। अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं यहाँ पे आके विज़िट करता हूँ तो मेरे पास लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ हैं, और अगर मुझे दोनों चीज़ प्यारी है कि मुझे पैसे लगा के पैसे अर्न भी करने हैं और लोगों की हेल्प भी करनी है, तो वो यहाँ पे फुलफ़िल होता है। उसका रीज़न ये है कि जितनी पॉकेट मेरी अलाउड करती है उसके हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। कई जगह पे ऐसा होता है कि दो ही चीज़ें हैं, पैसे भी दो ही तरह के हो गए, तो आदमी ना थोड़ा घबरा जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, अरे यार ये लूँ, नहीं ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे उस चीज़ों में आप चॉइस कर सकते हो। जैसे बेंचेस देखे तो बहुत सारे हैं, लेग प्रेस देखी तो बहुत सारी है, तो वो मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंग मैं उसे फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो उसमें दोनों चीज़ें होती है, क्वालिटी मिल जाती है जो कस्टमर के लिए है, क्योंकि कस्टमर भगवान है, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसके रिजल्ट के बिना मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और वहीं पे मेरी पॉकेट भी अलाउ कर रही है और मुझे आगे भविष्य में काम करके पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं साथ में काम करूं या अपना जिम लगाऊं तो मेरे को रेंज इफेक्टिव है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सब चीज़ एक जगह पे फुलफिल हो रही है। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना, बुकलेट दिखा देते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता। ये बहुत गलत चीज़ है कि आपने फ़ोन पे बता दिया या आप आए तो चीज़ें नहीं है, आपने दिखाई ये है, बुकलेट में दूसरी है, क्वालिटी दूसरी जा रही है। फिर एक सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया होता है इस लाइन में कि जब आपसे ले रहा हूँ तब तो आप मुझे जी कर रहे हो और उसके बाद पूछ ही नहीं रहे हो। तो मैंने यहाँ सबसे पहले यही देखा कि कस्टमर के साथ बिहेव कैसा है। तो वो सबसे ज़रूरी है कि आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म, ताकि आपके क्लाइंट भी पैसे कमाएं और आगे भविष्य में आप भी ग्रो करो। तो वो हैंड टू हैंड है, तो वो अच्छी है। बहुत आगे ग्रोथ का लेके, इंडिया में लेके, शोरूम तो बड़ा है, दिल भी बड़ा है, होना चाहिए, साथ में मिल के पैसे कमाएं और फिटनेस को प्रमोट करें। अब वापस आपको अगर 2 ब्रांचेस तो आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, अगर आपको वापस से एक अपना ड्रीम जिम मैं तो चाहता हूँ आप मेरा एक जिम लगवाओ इसका, प्रोबॉडीलाइन का। बिल्कुल जल्दी लगाएंगे, जल्दी करेंगे ऐसा भी। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में, आप जैसे अभी आप फॉरेन भी कई बार जाके आ चुके हो। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे मैं बहुत मतलब जाता रहता हूँ तो मुझे जिम से बहुत लगाव रहता है। मैं किसी भी एरिया में जाता हूँ तो जिम ढूंढ लेता हूँ, या वहाँ के लोग मुझे ढूंढ लेते, पता चलता है। अभी जैसे जयपुर में आया हूँ तो बहुत सारे जिमों के मैसेज आए हुए हैं, तो मुझे जिम में जाके ये देखता हूँ मैं कि कौन सी इम्पैक्टफुल चेंजेस है यहाँ पे, डिफरेंट है, हमारे वहाँ नहीं है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ मिली है जो बाहर के जिमों में भी नहीं होती है। तो वो चीज़ें हैं, और एक विज़न के साथ होता है ना। अब ब्रांड का विज़न ये है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हों जो कस्टमर चूज़ कर सके, तो उसमें दोनों फुलफिल हो रहे हैं। तो अभी लगता है कि विदेश जाने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं, अगर मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही तो मैं वो क्या करना वहाँ जाके। तो वही मैं कहना चाह रहा था एग्जैक्टली कि जब आपको सारी चीज़ें यहीं घर में हम दे रहे हैं तो बाहर जाने की तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ड्रीम जिम की बात है वो हम जल्दी करेंगे आपके साथ। डन बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं। तो द्युपल भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इतनी सारी इंसाइट्स हमें हमारी फिटनेस फ्रेटर्निटी की मिली और आपके साथ इतनी सारी बातें करने का मौका मिला। तो मैं, मेरी पूरी टीम प्रोबोडलाइन फिटनेस का जो ये पूरा हमारा टीम है, क्रू है, ये बहुत ही मतलब ना एक्साइटेड तो था ही, अब थैंकफुल भी है कि आपसे इतनी सारी बातें करी। मेरा एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है आपसे लास्ट, ये जो आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताई, ये 22 साल आपने जिम इंडस्ट्री को दिए, आपने वर्कआउट किया, आप इंडिया के फिटेस्ट कॉप बुलाए जाते हो, आप इतने ज़बरदस्त फिटनेस सेंसेशन हो। जिन लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा वो तो देखा ही होगा, मैं तो लाइव देख रहा हूँ आपको, तो मेरे अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना आपको सिर्फ देख के, आपसे बातें करके, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब आपके साथ कोई रहता है, आपकी जो कंटेंट है, अगर वो रेगुलर फॉलोअप कर रहा है तो कितना अच्छा इंप्रेशन जाता होगा उसके दिमाग में। पर इन सारी चीज़ों के पीछे आपने बताया भी कि एक बैकबोन जो होता है ना, सपोर्ट कहते हैं, और आपके फादर आपकी इंस्पिरेशन थे, आपके रियल हीरो थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट
करूँगा और इजाज़त भी चाहूँगा कि आप प्लीज़ फादर साहब आज जी, यहीं बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2 मिनट के लिए प्लीज़ वो हमारे हाँ, साथ हाँ, श्योर। कैमरा में आएँ और 2 शब्द कहें हमारे बिल्कुल, ऑडियंस के बिठाओ। लिए। तो अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। और रूबल भाई का तो हमारी टीम पूरी थैंकफुल है ही। और हम लोगों ने आपसे जो ये इन बातें करी, भैया ने बताया आपके बारे में, ये इसके पीछे जो इतनी मेहनत है, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या मोटिवेशन था, कैसे आपने सिचुएशंस को टैकल किया, सर्जरी वाला फेज़ रहा, नौकरी भी है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर एज अ पुलिसमैन भी और एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी। तो सब आपको मतलब जितना मेहनत ये करते हैं ना, मेरे को लगता है उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती होगी और करनी पड़ रही होगी। तो आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए सर, पहले तो जब बच्चा कोई बात अचीव करता है, ऊपर जाता है, तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता है। और मेरे लिए मेरे फादर आइकॉन थे, आर्मी में थे, 100 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने मुझे सिखाया, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने इनको दिया बच्चों को। तो आज इस मुकाम पे है। मेरे फादर एक बात बोलते थे हमेशा कि ऐसे बनो कि मेरी पहचान तुमसे हो। तो वही रूबल ने किया है मेरे लिए। मेरी पहचान रूबल से है कि रूबल के पापा। तो बहुत प्राउड फील होता है, बड़ा आनंद मिलता है। और जो कठिनाइयाँ आई, फेस किया, सहा, वो सब भूल जाते हैं 1 मिनट में। तो ये तो जीवन है, दुख सुख चलता है। 4 ही सुख बताए जीवन में। पहला सुख स्वस्थ शरीर, निरोगी काया। दूजा सुख घर में धन माया, यानी कि आपके पास धन दौलत हो। तीजा सुख सुपत्र नारी, यानी आपकी जो घरवाली है, पत्नी है, वो अच्छे संस्कार वाली हो। और चौथा सुख बताया 4 नंबर पे, पुत्र आज्ञा प्यारी। तो मेरे जीवन में तो सारे सुख इस टाइम मौजूद हैं। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया आपके लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि और ये- हमें आप जैसे इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप रूबल भाई हैं, इनसे इतना बातें सुनने को, सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला। और आप तो मतलब जिस टाइम से आप एंटर है ना दोनों लोग, तो मैं देख रहा हूँ बराबर आप अभी भी इनको गाइड करते हो और ये ना फॉलो करते हैं कि ऐसे करो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं आप। जो आपका इंटरेक्शन होता है, वो जो छोटे छोटे ट्विक्स आप इनको बताते हो, शायद आपने नोट नहीं किया पर हम सब लोग हम नोट कर रहे हैं कि वो अभी भी आप इनको गाइड करते हो और ये बहुत है ना फोकस करके उसको सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बड़ी बात, मतलब अच्छी बात है। मेरे को भी बहुत सारा आज इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं आप दोनों से। आपका ये जो रिलेशन है गुरु शिष्य वाला भी और एक फादर सन वाला भी, तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फील है ये। मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली ये फील को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए। लोग क्या गलती करते हैं, गैप बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जनरेशन का गैप हो जाता है, सोच का गैप हो जाता है। जब आप बड़े होते हो तो आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप देखो तो ये फेस सबके साथ है। अभी जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, हमें भी वो गैप आएगा। तो अगर मैं अपने फादर के साथ गैप मेंटेन करूँगा तो मेरे जनरेशन के बाद भी गैप मेंटेन होगा। तो हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आपके पास संसाधन कम हो जाते हैं, आपका सर्कल कम हो जाता है। यहाँ गलती करता ही होती है, वो गैप बनाना शुरू करता है, वो बाहर दोस्त ढूंढता है जबकि दोस्त घर में ही है। तो सबसे पहले जिनसे सीखा है, जिनका आप रिवर्ट में कुछ दे ही नहीं सकते, मतलब जिन्होंने जन्म दिया, वो कैसे भी हों आप उनका बदला नहीं उतार सकते, चाहे वो अच्छे हों, बहुत अच्छे हों या खराब हो। तो लोग यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, वो बाहर ढूंढ रहे हैं दोस्त। आप जितना समय अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताओगे या फैमिली के साथ बिताओगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और बाप जो होता है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में मात्र ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आज के टाइम में गुरु भी नहीं चाहता होगा ट्रू कि मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़ जाए, नहीं भाई। लेकिन ये रियल इतना लव होता है बच्चे के लिए, मतलब अनकंडीशनल लव, कंपैरिजन ही नहीं है। मैं चाहूंगा हमेशा मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले, और ये बच्चे मिस करते हैं आज के। ट्रू। वो ये सोचते हैं यार मेरे फादर के साथ बैठूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा यार सोसाइटी को। क्यों लगेगा अजीब? क्यों लगेगा? आप दिखावा करने के लिए बहुत सारे बैठते होंगे, लेकिन रियल में नहीं बैठते। और जबकि जितना टाइम आप स्पेंड करोगे वो खुशी आप कहीं मैच नहीं कर सकते। ट्रैवल करो, खाना खाओ, बातें शेयर करो, अपने माँ बाप से छुपाते सब, तो रियल दुनिया में नहीं रहते, रील की दुनिया में रहते। ट्रू।
तो अंकल आपका क्या संदेश है हम जैसे ही लोगों के लिए, यंगस्टर्स हैं उनके लिए? जीवन जीने के लिए है, उसको खराब मत करो, खराब चीज़ों में, खराब बातों में। फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, बॉडी स्वस्थ शरीर है आपके पास, आपके काम आएगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना चुरा सकता। सबसे पहला सुख। और ये जो आपने इतने इक्विपमेंट बनाई, मशीनें बनाई, एक से एक बेहतरीन। मैंने भी बहुत जगह गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा शोरूम मैंने भी नहीं देखा। यहाँ पे हर क्वालिटी है, हर चीज़ है और परफेक्ट है। जैसे पूरे दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने कई चीज़ें देखी, बहुत सारी नई चीज़ें मुझे देखने को मिली जो जिम में अक्सर कई जिमों में नहीं होती। और जैसे रूबल ने कहा, तो हमारा भी जिम लगवा दो एक। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, आपने टाइम निकाला अंकल और रूबल भाई, और आगे जल्दी कुछ बड़ा करेंगे आपके साथ। और हमारी जो भी ऑडियंस देख रही है, आई गेस, आई होप कि उनको बहुत अच्छे मैसेजेस आज और हमारी इंडस्ट्री के एक्चुअल जो इंसाइट, रियल इंसाइट वो मिले होंगे कि कंट्रोवर्सीज़ कैसी हैं, स्टेज कैसे है, एथलीट क्या फील करता है, रियल लाइफ क्या है, अच्छा जीवन, सुखी जीवन किसको बोलते हैं, ये सारी बात शायद आज उन तक पहुंची होगी। शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए, ये अलग सा एक्सपीरियंस कराने के लिए। और बस जितने शब्द हैं कम है। थैंक यू सो वेरी मच हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मैं कोशिश करूंगा रूबल भाई को वापस बार बार आपके सामने लेके आऊं, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इनसाइट्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे प्रो बॉडीलाइन फिटनेस पॉडकास्ट के साथ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।